जय हिंद दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 1975 की, जब पूरे देश में इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया जाता है, लोगों के फंडामेंटल राइट्स को छीन लिया जाता है और अपोजिशन लीडर्स को जेलों में बंद कर दिया जाता है। ये इंसिडेंट इंडियन डेमोक्रेसी के इतिहास में एक धब्बे के रूप में देखा जाता है। आइए इंसिडेंट को डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप चैनल पर नए हैं तो अभी दबा दो सब्सक्राइब के बटन को और बेल आइकन भी प्रेस कर लो। आपको बता दूं कि 1975 कोई पहली बार नहीं है जब देश में इमरजेंसी लगाई गई थी। इससे पहले 1962 इंडो चाइना वॉर और 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर के दौरान भी इमरजेंसी को लगाया गया था। लेकिन वो पहली दो इमरजेंसी इस इमरजेंसी से काफी अलग थी, क्योंकि इस इमरजेंसी के पीछे कोई एक रीजन नहीं था, कई मल्टीपल इवेंट्स की वजह से ये वाली इमरजेंसी को लगाया गया था। इस सब की शुरुआत होती है साल 1969 में, जब सरकार 5 ईयर प्लान को इंप्लीमेंट कर रही थी और अचानक से सरकार डिसीजन लेती है 14 प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज करने का। इससे बैंक्स के ओनर को काफी बड़ा झटका लगता है। आप इमेजिन करिए, आप किसी कंपनी के मालिक हैं और सरकार अचानक उस कंपनी को नेशनलाइज कर देती है, तो आपकी तो सारी इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाएगी। इसलिए जेआरडी टाटा जैसे बिजनेसमैन ने इस डिसीजन को अपोज किया। लेकिन इंदिरा गांधी की तरफ से ये जस्टिफिकेशन आया कि बैंक्स का नेशनलाइजेशन हेल्प करेगा इन बैंक्स की सर्विसेज को देश के गरीब से गरीब लोगों तक पहुंचाने के लिए, जो प्राइवेट बैंक्स नहीं करेंगे, क्योंकि इस चीज में उनका कोई फायदा नहीं है। और 18 जुलाई 1969 को इंदिरा गांधी की सरकार फैसला लेती है कि इस डिसीजन को ऑर्डिनेंस के थ्रू पास कराया जाए। लेकिन जल्द ही सरकार रियलाइज करती है कि अगला पार्लियामेंट सेशन 21 जुलाई को है और प्रेसिडेंट 20 जुलाई को रिटायर होने वाले हैं, तो जल्दी में ऑर्डिनेंस को बनाया जाता है और रातों रात प्रेसिडेंट से साइन करा लिया जाता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस डिसीजन से बैंक से शेयर होल्डर खुश नहीं थे और उनमें से ही एक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयर होल्डर आरसी कूपर, जिन्होंने इस डिसीजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया और सुप्रीम कोर्ट में उन्हें जीत में मिली। कोर्ट ने कहा सरकार की ये पॉलिसी अनफेयर है बैंक के ओनर्स और उनके शेयर होल्डर्स के लिए, और यहीं से कहानी शुरू हुई सरकार और कोर्ट के बीच के टकराव की। इस इंसिडेंट के 1 साल बाद ही सरकार कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट लेकर आई जिसने कोर्ट के इस डिसीजन को रिवर्स कर दिया। एक और ऐसा ही मुद्दा उठा प्रीवी पर्स को लेकर। दोस्तों, प्रीवी पर्स एक पेमेंट थी जो सरकार देश की रॉयल फैमिलीज को देती थी, क्योंकि जब 1947 में इंडिया को यूनाइट किया गया तो एक कंडीशन रखी गई कि सरकार देश की सभी रॉयल फैमिलीज को कुछ पेमेंट देगी। लेकिन इंदिरा गांधी इसके बिल्कुल खिलाफ थी। उन्होंने एक बिल तैयार किया इस पेमेंट को खत्म करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बिल राज्यसभा में पास ही नहीं हुआ। इसके बाद सरकार ने घोषणा करी कि किसी भी रॉयल स्टेट को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। अब जब किसी चीज को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जाएगा तो पेमेंट देने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। एक बार फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने एक बार फिर सरकार के इस डिसीजन को नल एंड वॉइड घोषित कर दिया और फिर वही हुआ, सरकार एक और अमेंडमेंट लेकर आ गई जिसने कोर्ट के इस डिसीजन को एक बार फिर रिवर्स कर दिया। दोस्तों, अब समय आ चुका था साल 1971। इंदिरा गांधी एक बार फिर प्रधानमंत्री के रूप में चुनी जाती हैं और अब की बार उनकी सरकार पर करप्शन के एलिगेशंस लगाए जाते हैं। माना जाता है कि इंदिरा गांधी सिर्फ उन्हीं लोगों को सीएम के रूप में चुनती थी जो उन्हें सपोर्ट करते थे। आज के टाइम पे ये एलिगेशन नरेंद्र मोदी पर भी लगाए जाते हैं। इसी वक्त स्टेट गवर्नमेंट्स की हालत काफी बदतर थी और 1974 में गुजरात के सीएम थे चिमनभाई पटेल, जिनका एक बड़ा घोटाला सामने आया। लोग इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे, सड़कों पर उतरे और जनता का प्रेशर इतना बढ़ गया कि इंदिरा गांधी को गुजरात की सरकार को डिसॉल्व करना पड़ा और इसको नव निर्माण आंदोलन का नाम दिया गया। बिहार में भी गवर्नमेंट के करप्शन के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे थे और इन प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे जेपी नारायण। इसके अलावा एक और लीडर जॉर्ज फर्नांडिस इसी समय 3 दिन की एक रेलवे स्ट्राइक करवाते हैं जिसमें 17 लाख से भी ज्यादा वर्कर शामिल होते हैं और ये स्ट्राइक उस समय की लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल स्ट्राइक बन जाती है। उनकी डिमांड थी कि वर्कर्स को बेटर वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड की जाए और उनकी सैलरी भी बढ़ाई जाए। इस समय कई नारे भी फेमस होते हैं, जैसे जनता का दिल बोल रहा है, इंदिरा का सिंहासन डोल रहा है। लेकिन गुजरात की तरह गवर्नमेंट यहाँ पे इतना ध्यान नहीं देती और इन मूवमेंट्स को एंटी नेशनल मूवमेंट्स घोषित कर देती है। भयंकर प्रोटेस्ट, इन्फ्लेशन, करप्शन के आरोप, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय क्या सिचुएशन रही होगी। इसके बाद इंदिरा गांधी पर एक और मुसीबत आ जाती है। एक्चुअली इंदिरा गांधी पर पिछले 2 साल से इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस चल रहा था इलेक्शन फ्रॉड को लेकर, जिसमें उन पर आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने इलेक्शन बैलेट्स को मैनिपुलेट किया है और 14 क्राइम्स रिपोर्ट किए जाते हैं, जिनमें से 2 में इंदिरा गांधी गिल्टी भी पाई जाती हैं।
पहला आरोप था कि इंदिरा गांधी ने यूपी सरकार का यूज करके अपने भाषण देने के लिए एक बड़ा सा स्टेज बनवाया, और दूसरा आरोप था कि उनके इलेक्शन एजेंट यशपाल कपूर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे इलेक्शन के समय भी। और इन्हीं आरोपों को देखते हुए कोर्ट ने इंदिरा गांधी की सीट को नल एंड वॉइड घोषित कर दिया। अखबारों में खबर आने लगी कि एक पीएम की सीट को सिर्फ इतने छोटे क्राइम्स के लिए इतने बड़े कंसिक्वेंस बनाना एक बेतुकी सी बात लगती है। आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट में लिखकर बताइए। अगर अभी तक वीडियो पसंद आ रही है तो अभी छू लो यार लाइक के बटन को। इस डिसीजन को लेकर इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया, और इसी मौके का फायदा उठाकर अपोजिशन ने एक बार फिर देश में दंगों की आग भड़काई। कोर्ट का डिसीजन आया 12 जून 1975 को, और 24 जून के बाद जो हुआ वो तो एक थ्रिलर मूवी से कम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी से कहा कि उनकी सारी प्रिविलेजेस छीनी जा सकती हैं और वो अगले 6 साल तक इलेक्शंस भी नहीं लड़ सकती, लेकिन वो अगली हियरिंग तक पीएम जरूर बनी रह सकती हैं। इसके बाद तो देश में प्रोटेस्ट और तेजी से बढ़ने लगे। कुछ लोग इंदिरा गांधी के सपोर्ट में रैलीज निकाल रहे थे तो कुछ उनके खिलाफ। इन्हीं में से एक रैली को लीड कर रहे थे जेपी नारायण। इन्होंने स्टूडेंट से मांग की कि वो सड़कों पर उतर आए, आम जनता से मांग की कि वो पुलिस की बात ना सुने, और आर्म फोर्सेस से कहा कि वो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को ना माने। देश में एक इंटरनल डिस्टर्बेंस की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, और ये वही सिचुएशन है जिसमें देश के पीएम के पास राइट होता है इमरजेंसी डिक्लेयर करने का। इंदिरा गांधी अपने कैबिनेट मिनिस्टर से कंसल्ट करती हैं और एक रिटर्न नोट भेजती हैं उस वक्त के प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद को, और रिक्वेस्ट करती हैं देश में इमरजेंसी डिक्लेयर कर लेगा, और 25 जून को ऐसा हो भी जाता है। कुछ ही घंटों में हजारों ओपोजिशन लीडर्स और प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है, और दिल्ली के न्यूज़पेपर ऑफिस की बिजली काट दी जाती है ताकि कोई भी अखबार प्रिंट ना हो सके। अगले दिन की सुबह इंदिरा गांधी रेडियो पर अनाउंसमेंट करती हैं। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। दोस्तों वैसे तो इस इमरजेंसी की रूट कॉजेस कई सारी हैं, लेकिन मेनली जो रीजन है वो है इंदिरा गांधी की सीट को नल एंड वॉइड घोषित करना और जेपी नारायण के द्वारा लगाए जाने वाले नारे। ये डार्केस्ट पीरियड माना जाता है इंडियन डेमोक्रेसी का, क्योंकि इसमें लोगों के बेसिक ह्यूमन राइट्स भी छीन लिए जाते हैं। इसके अलावा लोगों को प्राइवेट प्रॉपर्टीज से निकाला जाना, मीडिया राइट्स को छीन लेना, लोगों के घरों को बिना वारंट्स के ही सर्च करना, और ऐसे ही कई राइट्स थे जो उस टाइम पर छीन लिए गए थे। 30 मार्च 1977 को इमरजेंसी को हटा दिया जाता है और एक बार फिर से इलेक्शन कराए जाते हैं। हालांकि इस बार इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी अपनी अपनी सीटों से हार जाते हैं, और पहली बार कांग्रेस के अलावा किसी और की सरकार पावर में आती है। लेकिन ये सरकार ज्यादा नहीं चलती। 1980 में एक बार फिर से इलेक्शंस होते हैं और इंदिरा गांधी एक बार फिर से पीएम की कुर्सी संभालती हैं, लेकिन इस बार उनकी पॉलिसीज काफी बदल चुकी हैं, जिसको एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया जा सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को अभी लाइक कर दो। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए स्काई नॉलेज को सब्सक्राइब कर दो। अपने थॉट्स कमेंट्स में लिखकर बताओ। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।